हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोग यहां पर एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11 की पाठ्यपुस्तक विश्व इतिहास के कुछ विषय कवर कर रहे हैं। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 6वां है। यहां पर हम 3 वर्ग से संबंधित इसका पार्ट 2 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर पार्ट 1 में हम लोगों ने 3 वर्गों के बारे में जाना था। हमने जाना था कि पश्चिमी यूरोप में रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद वहां पर छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ है और इसी समय वहां पर 3 वर्गों का भी उदय हुआ है। तो 3 वर्गों में पहला वर्ग पादरी वर्ग, दूसरा अभिजात वर्ग और तीसरा कृषक वर्ग था। आज के पार्ट 2 वाले भाग में हम लोग इन तीनों वर्गों के आने के बाद वहां के समाज में किस प्रकार से बदलाव हुए, उन बदलावों को पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो पार्ट 2 है उसकी स्टार्टिंग इंग्लैंड से होती है। ठीक है, इंग्लैंड के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि सामंतवाद का जो विकास है इंग्लैंड में 11वीं सदी से हुआ। 6ठी सदी में मध्य यूरोप से एंजल समूह और सैक्सन समूह इंग्लैंड में आकर बस गए और इंग्लैंड देश का जो नाम है वो एंजल जो समूह आया था इसी के नाम पर इसका रूपांतरण है, यानी एंजल लैंड का रूपांतरण इंग्लैंड है। 11वीं सदी में जो नार्मैंडी है यानी कि जो फ्रांसीसी शासक है, तो नार्मैंडी के ड्यूक विलियम ने एक सेना के साथ इंग्लिश चैनल, यानी कि जो इंग्लिश चैनल फ्रांस और चैनल को आप जानते होंगे, सक्रिय समुद्र को चैनल कहते हैं। यानी एक सकरा समुद्र, दो भूभागों के बीच में स्थित एक सक्रिय समुद्र को चैनल बोला जाता है। तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में जो चैनल है वो उसको इंग्लिश चैनल के नाम से जाना जाता है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा। तो ऐसे करके इन्होंने क्या किया है, इन्होंने विलियम ड्यूक ने इस चैनल को पार किया है और इंग्लैंड के सैक्सन राजा को हरा दिया है। इसके बाद इन्होंने क्या किया है, इसके बाद विलियम प्रथम ने भूमि नपवाई है, उसके नक्शे बनवाए हैं और उसे अपने साथ आए 180 नॉर्मन अभिजातों में बांट दिया है। ये बात यहां पर बताई गई है। तो देखिए हम लोग यहां पर कुछ चीजें नोट डाउन कर लेंगे। तो अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए इंग्लैंड। देखिए आपने पार्ट 1 में 14 पॉइंट लिख लिए थे, आपका अब आगे 15वां पॉइंट आएगा। तो यहां 15वें पॉइंट में आप लिखेंगे सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में 11वीं सदी से हुआ। इसी में सब पॉइंट 6ठी सदी में मध्य यूरोप से एंजल और सैक्सन इंग्लैंड में आकर बस गए। ये समूह है, लोगों के समूह है, एंजल नाम का समूह और सैक्सन नाम का समूह। ये आपको याद रखना है। ये आपका पहला सब पॉइंट है। इसी में ही सेकंड सब पॉइंट, इंग्लैंड देश का नाम एंजल लैंड का रूपांतरण है। ये आपका 15 का सेकंड सब पॉइंट। 15 के थर्ड सब पॉइंट में यहां पर ये जो घटना घटित हुई है ये भी आप लिख लेंगे। 11वीं सदी में नॉर्मैंडी के ड्यूक विलियम ने इंग्लिश चैनल को पार कर इंग्लैंड के सैक्सन राजा को हरा दिया। यह आपका 15 का थर्ड सब पॉइंट हो जाएगा। अब इसमें आगे देखिए, यहां पर इसने क्या है, इसमें प्रशासन में कुछ परिवर्तन किए हैं। इसने वहां पर जब यहां पर विलियम यहां का राजा बन गया है तो इसने जो वहां की भूमि है वो नपवाई है और अपने साथ जो नॉर्मन अभिजात आए हैं उनमें ये बांट दी है। यानी कि जो नॉर्मन अभिजात हैं वो लॉर्ड बन गए हैं, सामंत बन गए हैं। यही लॉर्ड राजा के प्रमुख काश्तकार बन गए थे जिनसे वह सैन्य सहायता की उम्मीद करता था। यानी कहने का मतलब क्या है, इन लॉर्डों ने कृषक की भूमिका भी निभाई है और समय पड़ने पर ये लोग राजा के सैन्य सहायता भी राजा को देते थे। वे राजा को कुछ नाइट देने के लिए बाध्य थे। अब यहां पर बताया गया कि शीघ्र ही वे नाइटों को कुछ भूमि उपहार में भी देने लगे जिनसे वे उसी प्रकार सेवा की आशा करते थे जैसे वे राजा की करते थे। लेकिन यहां पर एक चीज और बताई गई है, किंतु जो नाइट हैं यानी योद्धा हैं, किंतु वे नाइटों का अपनी निजी युद्धों के लिए उपयोग नहीं कर सकते थे। ये यहाँ पे परिवर्तन आया है। यानी पहले के जो सामंत थे वो अपने निजी युद्धों में भी इन नाइट का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर विलियम जो प्रथम है इसने ये कर दिया है कि यहाँ पर जो भी नाइट होंगे वो केवल और केवल उनके राजा के साथ ही लड़ेंगे। यानी सामंत के लिए नहीं लड़ेंगे बल्कि सामंत के द्वारा वो राजा को भेजे जाएंगे और केवल राजा के लिए ही युद्ध करेंगे। तो ये यहाँ पे परिवर्तन आया है। तो देखिए यहाँ पर अब आप लोग क्या करेंगे, आपने 15 का थर्ड सब पॉइंट लिख लिया है। अब 15 का चौथा सब पॉइंट अब आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। विलियम प्रथम ने भूमि नपवाई, यानी ऐसे लिख लेना, विलियम प्रथम ने भूमि नपवाकर उसे अपने साथ आए 180 नॉर्मन अभिजातों में बांट दिया। अपने साथ आए 180 नॉर्मन अभिजातों में बांट दिया। इसी में 5वां सब पॉइंट आप लिख लेंगे। 5वें सब पॉइंट में एक पॉइंट पूरा आ जाएगा। इसी में ही इसमें लिख लेंगे आप, यही लॉर्ड
यही लॉर्ड राजा के प्रमुख काश्तकार बन गए थे और वे राजा को कुछ नाइट देने के लिए, नाइट का मतलब रात्रि नहीं है यहां पे, नाइट का मतलब योद्धा, और वे राजा को कुछ नाइट देने के लिए बाध्य थे। ये आपका 5वां सब पॉइंट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, अब देखिए यहां पर जो त्रिस्तरीय संरचना है, यहां की त्रिस्तरीय संरचना में ये हुआ है, पादरी का जिक्र यहां पर नहीं किया गया। अब यहां पर कृषक कौन बने? कृषक यहां पर पहले से जो सेक्शन लोग रह रहे थे, सेक्शन समूह या फिर जो एंजल समूह के लोग थे, उन्हें इन्होंने कृषक बना लिया, अपना कृषक बना लिया है। यानी एंग्लो सेक्शन कृषक विभिन्न स्तरों के भूस्वामियों के काश्तकार बन गए। ये यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिला है भाई। अब यहाँ पर नॉर्मल लोग जो हैं ये यहाँ पर लॉर्ड बन गए हैं, सामंत बन गए हैं, और यहाँ पर जो पहले से सेक्शन लोग रह रहे थे उनको इन्होंने अपना कृषक बना लिया है। तो यहाँ पर ये आपका 6वां सब पॉइंट हो जाएगा। ऐसे करके आप इंग्लैंड के बारे में समझ पाएंगे कि इंग्लैंड में परिवर्तन कैसे आया, यानी एंग्लो सेक्शन कृषक विभिन्न स्तरों के भूस्वामियों के काश्तकार बन गए। ये 15वें का 6वां सब पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए विलियम प्रथम के बारे में कुछ बातें और भी बताई गई हैं। जैसे ऊपर बताया गया है कि इंग्लैंड की जो वर्तमान रानी है ये विलियम प्रथम की उत्तराधिकारी है। ये फैक्ट की बात है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंग्लैंड की जो रानी है उनका संबंध किस राजा से है, उनका संबंध विलियम प्रथम से है, यानी ये विलियम प्रथम की उत्तराधिकारी है। अब देखिए इंग्लैंड हमने देख लिया है। अब इंग्लैंड के बाद हमारी अगली हेडिंग है सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से कारकों ने सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित किया, उन कारकों को हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहां पर आप लोग देखेंगे यहां पर कई सारे कारक थे। यद्यपि प्रथम दोनों वर्गों के सदस्यों ने सामाजिक व्यवस्था को स्थिर और अपरिवर्तनीय पाया, परंतु वहां अनेक प्रक्रियाएं थी जो व्यवस्था को बदल रही थी। जैसे पर्यावरणीय परिवर्तन, तो पर्यावरणीय परिवर्तन ने भी वहां के भूगोल को, वहां की जनसंख्या को बदलने में एक अहम भूमिका अदा करी। तो सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसमें आप पहली सब हेडिंग बना देंगे, यानी पहली सब हेडिंग के रूप में आप का हेडिंग आप बना दीजिए, का हेडिंग करके पर्यावरण। तो पर्यावरण में देखेंगे पर्यावरण में क्या क्या परिवर्तन आया वो हम देखेंगे। देखिए यहां पे बताया गया कि 5वीं से लेकर 10वीं सदी तक जो यूरोप का अधिकांश भाग है ये विस्तृत वनों से घिरा हुआ था, और ऐसे करके उस समय इसमें एग्रीकल्चर के लिए भूमि बहुत ज्यादा उपलब्ध नहीं थी। कई बार क्या होता था, जो कृषक होते थे अत्याचारों से बचने के लिए इन वनों की शरण ले लेते थे, यानी अपने सामंतों के अत्याचार से बचने के लिए इन्हीं घने वनों में छुप जाते थे। और बताया गया है कि ये जो समय था 5वीं से लेकर 10वीं सदी का जो समय था, इसी समय में सबसे ज्यादा ठंड का दौर था, यानी मौसम इस समय बहुत ज्यादा ठंडा था, जिस वजह से खेती करना इतना ज्यादा आसान नहीं था। और ये कारण रहा कि यहाँ पे जब ठंड ज्यादा थी तो फसलों की उपज भी बहुत ज्यादा नहीं हो पाई, इन फसलों का उपज काल भी छोटा हो गया, और इस वजह से कृषि की पैदावार भी इस समय में कम हो गई। 11वीं सदी से यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हुआ है, यानी जनसंख्या बढ़ी है, थोड़ा सा क्लाइमेट में भी, यानी कि जो मौसम में भाप परिवर्तन आया है। और 11वीं सदी से यूरोप में गर्माहट का दौर शुरू हो गया और टेम्परेचर बढ़ा है, जिससे कृषि पर अच्छा प्रभाव पड़ा, क्योंकि गर्मी हुई है तो गर्मी से बर्फ पिघली है, और ज्यादा भूमि साफ हो गई है, तो और ज्यादा भूमि पर ये लोग कृषि कार्य संपन्न कर पाए हैं। तो ऐसे करके फलस्वरूप कृषि भूमि का यहाँ पर फिर विस्तार हुआ है। तो ये परिवर्तन आपको यहाँ पर देखने को मिला है। तो देखिए हम लोगों ने 15वां पॉइंट लिख लिया है। अब आपका 16वां पॉइंट है, इसमें आप लिखेंगे 5वीं से 10वीं सदी तक यूरोप का अधिकांश भाग विस्तृत वनों से घिरा हुआ था और कृषि के लिए उपलब्ध भूमि सीमित थी। इसी में पहला सब पॉइंट, इस समय यूरोप में तीव्र ठंड का दौर चल रहा था, जिसके कारण, यानी इसके नहीं लगाएंगे, जिसके कारण कृषि की पैदावार कम हो गई। इससे आप समझ जाएंगे कि 5वीं से लेकर 10वीं सदी में एग्रीकल्चर लैंड थी वो काफी कम थी और उसकी पैदावार भी कम थी। इसी में अब आपका 17वां पॉइंट आएगा। इसी में ही देखिए हमेशा ध्यान रखें, जो मैं हेडिंगें बताता हूं, हेडिंगें आप वही डालें ताकि आपको पता चल जाए कि ये फलानी हेडिंग में ये पॉइंट चल रहे हैं। देखिए पॉइंट तो इसलिए मैं डलवाता हूं आसानी के लिए, ताकि एक फ्लो ना टूटे कि चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट कहां पे आ रहे हैं, फ्लो ना टूटे, इसलिए पॉइंट में डलवाता हूं, वरना पॉइंट डलवाने की आवश्यकता भी ना पड़े। तो देखिए यहाँ पे अब आपका 17वां पॉइंट है। 17वें पॉइंट में आप लिखेंगे इसमें 11वीं सदी से यूरोप में एक गर्माहट का दौर शुरू हो गया, या फिर ऐसे लिखना 11वीं सदी से यूरोप में औसत तापमान बढ़ गया, ये हटा देना, औसत तापमान बढ़ गया, जिससे कृषि पर अच्छा प्रभाव पड़ा, फलस्वरूप कृषि भूमि का विस्तार हुआ। यह आपका 17वां पॉइंट हो जाएगा। तो ऐसे करके 2 पर्यावरणीय फैक्टर रहे। पहला फैक्टर ये 5वीं से 10वीं सदी में तक
काफ़ी ज़्यादा ठंडा दौर था और ठंडे दौर में जो फसल है, फसल का टाइम पीरियड था काफ़ी कम था, इस वजह से पैदावार कम थी। लेकिन जैसे 11वीं सदी हुई है, क्लाइमेट में हल्का सा चेंज आया है, गर्मी का दौर स्टार्ट हुआ है और फसल का उत्पादन भी यहाँ पर बढ़ने लगा है। तो ये पर्यावरण का प्रभाव रहा है। अब आपका अगला कारक है, यानी ख कारक है, भूमि का उपयोग। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पश्चिमी यूरोप में अभिजाती वर्ग जो था वो भूमि पर नियंत्रण वैसलेज प्रथा के जरिए रखता था। वैसलेज प्रथा के बारे में हम लोगों ने कल पार्ट 1 में डिस्कस किया था। यानी कि राजा जो होते थे सबसे ऊपर होते थे। राजा जो जमीन वगैरह को सामंत या लॉर्ड को यानी भूस्वामी को सौंप देते थे, और भूस्वामी को जो जमीन सौंपी जाती थी, जागीर सौंपी जाती थी, उसको मैनर की जागीर बोला जाता था। तो पूरी जो जागीर होती थी, वहां पर जितना भी भूमि क्षेत्र होता था वो पूरा भूस्वामी के अधीन आता था, जिस पर स्वतंत्र कृषक और कृषिदास खेती करते थे। स्वतंत्र कृषक यानी कृषक और कृषिदास को सर्व कहा जाता था, ये खेती करते थे। कल ये बात हमने डिस्कस कर ली थी। अब देखिए यहाँ पर अब इन दोनों की बात हो रही है, इन दोनों ने क्या क्या किया है। तो देखिए, भूमि के उपयोग की अगर हम बात करें तो प्रारंभ में कृषि प्रौद्योगिकी बहुत ज़्यादा आदिम किस्म की थी, यानी बहुत ज़्यादा उन्नत प्रौद्योगिकी नहीं थी, न बहुत ज़्यादा अच्छे उपकरण थे जिनके जरिए खेती की जा सके। वही पुरातन उपकरण थे, जैसे हल वगैरह जो होते थे वो हल लकड़ी के होते थे। यानी कृषक को मिलने वाली जो यांत्रिक मदद है केवल बैलों की जोड़ी से चलने वाला या लकड़ी का हल था। अब लकड़ी का हल तो आप समझ सकते हैं कि जमीन को बहुत अंदर तक खोद नहीं पाएगा, और जमीन को बहुत अंदर तक जब नहीं खोद पाएगा तो जमीन के भीतर मौजूद जो पोषक तत्व हैं वो फिर से ऊपर नहीं आ पाएंगे, सतह पर नहीं आ पाएंगे। तो इस वजह से जो उर्वरता बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो यही कारण था कि इससे पैदावार बहुत ज़्यादा कम हो रही थी, कोई पैदावार में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया। इसके अलावा बताया गया कि भूमि को प्राय 4 वर्ष में एक बार हाथ से खोदा जाता था। क्योंकि ये जो लकड़ी के हल से खुरचते थे जमीन को, तो लकड़ी के हल से इतनी ज़्यादा खुदाई नहीं हो पाती थी, तो मजबूरी में इन्हें 4 वर्ष में एक बार हाथ से भी जमीन को खोदना पड़ता था, ताकि जो भूमि में मौजूद पोषक तत्व हैं वो सतह पर आ जाएं और कृषि पैदावार अच्छी खासी हो पाए। तो ऐसे करके यहाँ पर बताया गया कि इसमें अत्यधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती थी, क्योंकि हाथ से जमीन खोदेंगे तो इसमें मानव श्रम तो लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा इनके फसल चक्र की बात करें तो साथ ही फसल चक्र के एक प्रभावहीन तरीके का उपयोग हो रहा था। यानी कि भूमि को 2 भागों में बांट दिया जाता था। जो भूमि का टुकड़ा होता था जिस पर खेती की जाती थी, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते थे। एक पार्ट में यानी एक भाग में शरद ऋतु में सर्दी का गेहूं बोया जाता था, जबकि जो दूसरी वाली जो भूमि होती थी इसको परती या खाली रखा जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि जो भूमि की उर्वरता है वो बनी रहे। जैसे मान लीजिए आपने ये वाले पार्ट में अभी गेहूं कर लिया, इस वाले पार्ट में गेहूं कर लिया, इस पार्ट छोड़ दिया, तो जैसा कि आपने पढ़ा है जब किसी जमीन को नेचुरली छोड़ दिया जाता है, परती छोड़ दिया जाता है, तो परती छोड़ने से ये होता है उसमें जो उपजाऊ तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, कुछ समय बाद अपने आप फिर से आ जाते हैं और ऐसे करके जमीन जो है उपजाऊ हो जाती है। लगातार आप किसी भूमि के टुकड़े पर खेती करते रहेंगे तो उसका जो उपजाऊपन है वो खत्म हो जाता है। परती छोड़ने से ये होता है कि 2-3 साल के भीतर उसका उपजाऊपन फिर से लौट आता है। तो इसलिए ये पूरे भूमि को नहीं करते थे, बल्कि भूमि के 2 टुकड़े कर लेते थे, 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते थे। पहले पार्ट में खेती करते थे और दूसरे पार्ट को परती छोड़ देते थे। यानी अगले वर्ष ये फिर परती भूमि पर राई बोई जाती थी, जबकि दूसरा वाला जो आधा भाग जिस पर गेहूं बोया है इसको ये खाली छोड़ देते थे। तो इस व्यवस्था के कारण मिट्टी की उर्वरता है इसका धीरे धीरे विनाश होने लगा और प्राय अकाल पड़ने लगे। क्योंकि आप समझ सकते हैं जो परती भूमि है, परती भूमि का भी चक्र जो होता है लंबा होता है, 1 साल का नहीं होता है ये, वो एक सीजन का चक्र करते थे। मान लीजिए इस सीजन में इन्होंने एक पर गेहूं कर लिया, एक जो क्षेत्र है वो खाली छोड़ दिया, उसके बाद 6 महीने बाद उस अगले क्षेत्र पर राई बोई, तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। तो ऐसे करके जो भूमि की उर्वरता थी कम होती जा रही थी। देखिए परती वाला कॉन्सेप्ट वहां काम करता है जब जमीन को आप लंबे समय तक 5 या 6 साल के लिए खाली छोड़ दें, तब तो परती वाले कॉन्सेप्ट के जरिए जो भूमि की उर्वरता है वो लौट आती है, वरना 6-7 महीने में भूमि की उर्वरता वापस नहीं आती है, ये भी आप जान लीजिए। तो यही कारण था कि यहाँ पर इससे इन्हें कोई ज्यादा विशेष लाभ नहीं हुआ। दीर्घकालिक कुपोषण और विनाशकारी अकाल बारी बारी से पड़ने लगे, जिससे गरीबों के लिए जीवन अत्यंत दुष्कर हो गया। इन कठिनाइयों के बावजूद लॉर्ड अपनी आय को अधिकतम करने के लिए उत्सुक रहते थे। लॉर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता था, कृषक जो है भूखे मरे मर जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता था। हालांकि भूमि के उत्पादन को बढ़ाना संभव नहीं था, इसलिए कृषकों को मेरनों की जागीर की समस्त भूमि को कृषिगत भूमि बनाने के लिए बाध्य होना पड़ता था। क्योंकि जो भी भूमि आवंटित की जाती थी उस भूमि पर इतना ज्यादा पैदावार नहीं हो रही है, तो इसके बदले में इनको और ज्यादा भूमि दी जाती थी, यानी कि जो मेरनों की जागीर की अन्य भूमि है वो भी दी जाती थी। तो इस वजह से कृषकों को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी और इस कार्य को करने के लिए उन्हें नियमानुसार निर्धारित समय से अधिक समय देना पड़ता था। तो ऐसे करके यहाँ पर आप देखें कृषक इस अत्याचार को चुपचाप नहीं सहते थे,
और वे खुलकर इसका विरोध भी नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध का सहारा लिया। यानी मान लीजिए उन्हें जो खेत आवंटित किया गया है वो अपने खेत में इतना समय लगा देते थे ताकि जो दूसरा खेत आवंटित हुआ है उस खेत में जाना ही ना पड़े। तो ऐसे करके ये विरोध दर्ज करवाते थे। ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भूमि के उपयोग में पॉइंट लिखते जाएंगे जिससे चीजें क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पर 18वां पॉइंट आप लिखेंगे, प्रारंभ में कृषि प्रौद्योगिकी बहुत आधुनिक किस्म की थी, जैसे बैलों की जोड़ी से चलने वाला लकड़ी का हल, यानी जैसे बैलों की जोड़ी से चलने वाला लकड़ी का हल प्रयोग किया जाता था। इसी में अगला सब पॉइंट देखिए, इसमें ये वाला बनाएंगे आप। पहला सब पॉइंट, इसमें भूमि को 2 भागों में बांट दिया जाता था। एक भाग में शरद ऋतु में सर्दी का गेहूं बोया जाता था, जबकि दूसरी भूमि को पड़ती या खाली रखा जाता था। इसी में अगला सब पॉइंट, सेकंड सब पॉइंट, अगले वर्ष पड़ती भूमि पर राई बोई जाती थी, जबकि दूसरा आधा भाग खाली रह जाता था। इसी में थर्ड सब पॉइंट, 18 का थर्ड सब पॉइंट, इस व्यवस्था के कारण मिट्टी की उर्वरता का धीरे धीरे ह्रास होने लगा और प्राय अकाल पड़ने लगे। बस आप लोग यहीं तक नोट डाउन कर लीजिए, बाद बाकी कहानी जो है वो आप अपने आप बता देंगे, क्योंकि कोई भी जो लॉर्ड होगा, कोई भी सामंत होगा, वो ऑब्वियस सी बात है कि जमींदार या जो जमींदार होता है उसको फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किसान पर ही पड़ता है, किसान पर ही असर होता है। जमींदार को तो वो जमींदारी मिलनी चाहिए, उनका तो यही मानना होता है। तो ये बातें तो आप अपने आप लिखाएंगे। तो हमें जो लिखना था, जो चीज़ें हमने एग्रीकल्चर के बारे में लिखने थी वो हमने लिख ली हैं। तो आपने ऐसे करके भूमि के उपयोग के बारे में यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट नोट डाउन कर लिए हैं। अगला है यहाँ पर नई कृषि प्रौद्योगिकी। अब देखिए ये आपका गा सब पॉइंट है। नई कृषि प्रौद्योगिकी आई है, इससे क्या परिवर्तन आया है ये भी हम लोग देखेंगे। देखिए 11वीं सदी तक यहाँ पर विभिन्न प्रौद्योगिकियों में बदलाव के प्रमाण मिलते हैं। मूल रूप से लकड़ी से बने हल के स्थान पर लोहे की भारी नोक वाले हल और सांचेदार पटरे का उपयोग होने लगा। इसके फलस्वरूप भूमि में व्याप्त पौष्टिक तत्वों का बेहतर उपयोग होने लगा और उत्पादन बढ़ने लगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ चीज़ें और हुई हैं, जैसे पशुओं को हलों में जोतने के तरीकों में सुधार हुआ। पहले गले के स्थान पर जुआ अब कंधे पर बांधा जाने लगा, यानी कि जो पशु जो है अपने हल को खींचते थे, पहले गले में बांधा जाता था उसको, अब उस चीज़ को ये कंधे पे बांधने लगे हैं और ऐसे करके पशुओं को और अधिक शक्ति मिली है। इसके अलावा इसी समय में घोड़ों के खुरों पर अब लोहे की नाल लगाई जाने लगी है, जिससे उनके खुर सुरक्षित हो गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर इस समय में पंचक्कियों का और जो आपकी पवन चक्की है उनका भी विकास हुआ है, यानी जल चक्की और पवन चक्की इनका भी विकास हुआ है। यानी कृषि के लिए वायु और जल शक्ति का उपयोग बहुतायत में होने लगा। यूरोप में अन्न को पीसने और अंगूरों को निचोड़ने के लिए इनका प्रयोग होने लगा है। भूमि के उपयोग के तरीके में भी बदलाव आया है, यानी कि सबसे बड़ा क्रांतिकारी जो बदलाव था वो 2 खेतों वाली व्यवस्था से 3 खेतों वाली व्यवस्था में परिवर्तन है। यानी अब यहाँ पर 2 खेतों की जो व्यवस्था चलती थी, अब उसमें 3 खेतों की व्यवस्था कर दी गई है। 3 खेतों की व्यवस्था यहाँ पर चल पड़ी है। यहाँ पर क्या है कि इस व्यवस्था में कृषक 3 वर्षों में 2 वर्ष अपने खेत का उपयोग कर सकता था, बशर्ते वह एक फसल शरद ऋतु में और उसके 1.5 वर्ष पश्चात दूसरी वसंत में बोता था। तो ऐसे करके जो फसल का टाइम पीरियड था, यानी बीच का जो मध्यावधि काल था, वो काफी बढ़ गया और ऐसे करके पड़ती भूमि जो है, जो लंबी समय तक खाली पड़ी रहती थी, उसमें भी उपजाऊपन लौट आता था। यानी इसका अर्थ ये था कि कृषक अपनी जोतों को 3 खेतों में बांट सकते थे। वे मानव उपभोग के लिए एक खेत में शरद ऋतु में गेहूं या राई बो सकते थे, दूसरे में बसंत ऋतु में मनुष्यों के उपभोग के लिए मटर, सेम और मसूर तथा घोड़ों के लिए जौ और बाजरा, और तीसरा खेत यानी पड़ती खाली रखा जाता था। यानी कि मान लीजिए एक खेत में अभी इन्होंने क्या कर दिया, शरद ऋतु में गेहूं कर दिया, तो ये दोनों हिस्से खाली पड़े हैं। ठीक है, तो ये दोनों हिस्से खाली पड़े हैं। अब इसके बाद अगली ऋतु आई। अगली ऋतु जो है आपकी बसंत ऋतु है। तो बसंत ऋतु में इन्होंने क्या किया कि ये वाला हिस्सा जो है ये खाली पड़ा है, ये वाला भी खाली पड़ा है। अब इस वाले हिस्से में इन्होंने क्या कर लिया, सेम वगैरह कर ली, मटर कर ली, ठीक है, तो मसूर कर ली। तो ये दोनों हिस्से खाली पड़े हैं। थर्ड टाइम में ये क्या करेंगे, थर्ड टाइम में ये करेंगे कि ये जो हिस्सा है ये फिर खाली छोड़ देंगे और ये भी खाली पड़ा है। अगली बार में जो गेहूं करेंगे वो इस वाले हिस्से में गेहूं करेंगे, तो ये वाला जो हिस्सा है लंबे समय तक खाली रहेगा। तो ये इस तरह से करते थे। अब जैसे यहाँ से मान लीजिए ये वाला जब यहाँ से गेहूं खत्म होगा तो अगले वाले बसंत में फिर ये इस वाले हिस्से में अपनी सेम, मटर या मसूर बोएंगे। तो जो फसल का प्रति चक्र है वो बढ़ गया और प्रति चक्र का टाइम बढ़ने से ये हुआ कि फसल की जो जमीन की उर्वरता है उसको
अपने आप आने में, अपने आप स्थिर होने में उसमें भी टाइम मिल गया। तो ऐसे करके भूमि जो है वो भी समय से उपयोगी और उपजाऊ होने लगी। तो ये सब चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। तो यहां पर अब आप लोग चीजें नोट डाउन करेंगे, सब कुछ सुनने से ही फायदा नहीं होगा, कुछ चीजें नोट डाउन भी करेंगे। तो आपका 19वां पॉइंट आपका आएगा। अब आपका 19वां पॉइंट अब आप लिखेंगे 11वीं सदी तक लोहे की बाहरी नोक वाले हल और सांचेदार पटरे का उपयोग होने लगा। इसी में सब पॉइंट, पहला सब पॉइंट, घोड़े के खुरों पर अब लोहे की नाल लगाई जाने लगी जिससे उनके खुर सुरक्षित हो गए। सेकंड सब पॉइंट, कृषि के लिए वायु और जल शक्ति का उपयोग बहुतायत में होने लगा। इससे समझ जाएंगे कैसे कैसे इन्होंने उपयोग किया है, यानी कि जैसे अन्न पीसने के लिए, अंगूरों को निचोड़ने के लिए, तो इनके लिए इस्तेमाल करने लगी हैं। इसके अलावा यहां पर आपका इसमें थर्ड सब पॉइंट आएगा, 19 का थर्ड सब पॉइंट आपका होगा भूमि के उपयोग के तरीके में भी बदलाव आया। अब 2 खेतों वाली व्यवस्था से, यानी कि अब 2 खेतों वाली व्यवस्था का स्थान 3 खेतों वाली व्यवस्था ने ले लिया। 3 खेतों वाली व्यवस्था ने ले लिया, यानी कि भूमि के उपयोग के तरीकों में भी बदलाव आया। अब 2 खेतों वाली व्यवस्था का स्थान 3 खेतों वाली व्यवस्था ने ले लिया। यहां तक नोट डाउन कर लिया होगा। इसी में चौथा सा पॉइंट, कृषक अपनी जोतों को 3 खेतों में बांट सकते थे, जिसमें एक खेत में शरद ऋतु में गेहूं या राई बो सकते थे, दूसरे में बसंत ऋतु में मटर, सेम और मसूर तथा घोड़ों के लिए जौ और बाजरा, तीसरा खेत परती यानी खाली रखा जाता था। तो ऐसे आप समझ जाएंगे, फिर बाद में ये प्रत्येक वर्ष इसको बदलते रहते थे, तो ऐसे इनको काफी ज्यादा टाइम भी मिल जाता था और भूमि अपने आप उपजाऊ भी हो जाती थी। अब देखिए ये सब जो सुधार हुए हैं, इन सुधारों से ये हुआ है, इन सुधारों की वजह से भूमि की जो प्रत्येक इकाई में होने वाला उत्पादन है इसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई है और भोजन की जो उपलब्धता है ये भी दुगनी हो गई है। यानी यहाँ पर आप देखेंगे इनके जो आहार है, आहार काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। ये मटर और सेम जैसे जो पौधे हैं इनका अधिक उपयोग एक औसत यूरोपीय के आहार में अधिक प्रोटीन और उनके पशुओं के लिए अच्छे चारे का स्रोत बन गया है। फलस्वरूप कृषकों को बेहतर अवसर मिलने लगे हैं। 13वीं सदी तक एक कृषक के खेत का औसत आकार 100 एकड़ से घटाकर 20 एकड़ कर दिया गया है। यानी कि ये 20 एकड़ करने से ये हुआ जोतें जो है छोटी हो गई हैं, जिनको वो कुशलतापूर्वक जोत सकते हैं और ऐसे करके जो कृषक गतिविधियां हैं अन्य गतिविधियों में भी भाग ले सकते हैं। पहले ये था कि एक बहुत बड़ा टुकड़ा इन्हें दे दिया जाता था, उसी में ये लगे रहते थे। इस प्रकार ये अन्य क्रियाकलापों के बारे में नहीं सोच पाते थे। लेकिन अब क्या है, इनकी जो भूमि का टुकड़ा है उसको छोटा कर दिया गया है, जिससे ये उसको आसानी से जोत सकते हैं, आसानी से उस पर खेती कर सकते हैं। इसके अलावा ये अपना जो बचा हुआ टाइम है वो अन्य गतिविधियों में भी लगा सकते हैं। ये यहाँ पे परिवर्तन हुआ है। आगे यहाँ बताया गया है इनमें से कुछ प्रौद्योगिकी बदलाव में अत्यधिक धन लगता था। जैसे कृषकों के पास पनचक्की और पवन चक्की स्थापित करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था, इसलिए इस मामले में पहल लॉर्डों द्वारा की गई। यानी लॉर्ड ने इन्हें पनचक्की और पवन चक्की लगाने के लिए धन दिया। उन्होंने फसलों को 3 चक्री व्यवस्था को अपनाया और गाँव में लोहार की दुकानें और भट्टियां स्थापित की। यानी जैसे जैसे संपन्न होते गए हैं, ये कृषक की जो पैदावार बढ़ने लगी है वैसे वैसे संपन्न होते गए हैं। तो संपन्न जब होते गए हैं तो संपन्न होने के साथ साथ इन्होंने अन्य जो क्रियाकलाप हैं वो भी अपनाए, अन्य आर्थिक गतिविधियां भी अपनाई हैं। आगे बताया गया 11वीं सदी से व्यक्तिगत संबंध जो सामंतवाद का आधार थे ये कमजोर पड़ने लगे हैं, क्योंकि आर्थिक लेन देन अधिक से अधिक मुद्रा पर आधारित होने लगा है। क्योंकि कृषक की पैदावार बढ़ी है तो ऐसे करके मुद्रा का प्रचलन भी बढ़ चला है, और मुद्रा का प्रचलन बढ़ने से जो सामंतवाद पर पहले कृषक निर्भर थे अब इनके संबंध कमजोर पड़ने लगे। इसका रीजन ये था कि पहले के समय में ये लोग अपने सामंत के लिए निःशुल्क काम करते थे, बेगार के रूप में काम करते थे। लेकिन अब क्या किया है, अब जैसे जैसे इनकी पैदावार बढ़ी है, धन का उपयोग होने लगा है, तो इन्होंने एक तरीका ये निकाला है कि अब उसको टैक्स देने लगे हैं। और टैक्स के लिए वो लोग बेगार नहीं करते हैं बल्कि धन देते हैं। ये लॉर्डों को लगान उनकी सेवाओं के बजाय नकदी में लेना अधिक सुविधाजनक लगने लगा और कृषकों ने अपनी फसल व्यापारियों को मुद्रा में
बेचना शुरू कर दिया। तो ऐसे दोनों फायदे हुए, एक तो ये फालतू के बेगार से बच गए, और दूसरी बात ये थी कि ये अपने सामंत का जो अत्याचार होता था, सामंत के लिए फ्री में मुफ्त में काम कर रहे हैं, उसके बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता था, उससे भी ये बच गए। तो ये अपने अन्य जो क्रियाकलाप हैं, अन्य आर्थिक क्रियाकलाप हैं, उन पर ज़्यादा फोकस कर पाए हैं। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने कहाँ तक नोट डाउन कर लिया है, चौथा पॉइंट नोट डाउन कर लिया है, चौथा सब पॉइंट 19 का नोट डाउन कर लिया है। अब इसी में पांचवा सब पॉइंट यहाँ पर लिख लेना, इन सुधारों के कारण भूमि की प्रत्येक इकाई में होने वाले उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी हुई। ये 19 का पांचवा सब पॉइंट है। 20वां सब पॉइंट अब आपका आएगा, 13वीं सदी तक एक कृषक के जो खेत का औसत आकार 100 एकड़ से घटकर 30 एकड़ तक रह गया। सॉरी, मैं 20 बोल गया था, 30 एकड़ तक रह गया। इससे कृषकों को अन्य गतिविधियों के लिए समय मिला, क्योंकि 30 एकड़ का जो खेत है इसको आसानी से जोत पा रहे हैं, इसलिए ये अन्य गतिविधियों के लिए इनके पास समय मिल गया है। यहां तक बात स्पष्ट हो गई। 20वां पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। 21वां पॉइंट से अब आपका 11वीं सदी से व्यक्तिगत संबंध जो सामंतवाद का आधार थे, ये कमजोर पड़ने लगे, क्योंकि आर्थिक लेन देन अधिक से अधिक मुद्रा पर आधारित होने लगा। क्यों होने लगा, ये बात आप लिख देंगे। लॉर्डों को लगान जो है अब उनकी सेवाओं के बजाय नकदी में मिलने लगा है, क्योंकि उन्हें सुविधाजनक लगने लगा है, और कृषकों ने अपनी फसल व्यापारियों को मुद्रा में बेचना स्टार्ट कर दिया। पहले तो वस्तु विनिमय होता था, अब यहाँ पे वस्तु विनिमय नहीं हो रहा है, अब डायरेक्ट मुद्रा में फसलें बेची जा रही हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर इनके जो सामंतवाद वाले संबंध थे ये कमजोर पड़ने लगे हैं। तो यहाँ पर आपका 21वां पॉइंट आपने नोट डाउन कर लिया है। अब आप लोग घ सब हेडिंग डालेंगे, चौथा वर्ग यानी नए नगर और नगरवासी। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद जो रोमन साम्राज्य के समय के नगर थे उनका भी पतन हो गया था। लेकिन जैसे जैसे चूंकि यहाँ पर जो कृषि क्रियाकलाप हैं वो बढ़ने लगे हैं, कृषि की पैदावार बढ़ने लगी है, और अब यहाँ पर वस्तु विनिमय ना होकर मुद्रा में विनिमय होने लगा है, तो जो किसान वर्ग है वो संपन्न होने लगा है। जब किसान संपन्न हुए हैं तो किसानों ने अन्य प्रकार के जो क्रियाकलाप थे, अन्य प्रकार की जो गतिविधियां थी वो करना भी स्टार्ट कर दी हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक नए प्रकार के नगरों का विकास हुआ है जो कि कृषकों के द्वारा बने हुए थे। यहाँ पे वही सब चीज़ें बताई गई हैं। कृषि में विस्तार के साथ ही उनसे संबंधित 3 क्षेत्रों जनसंख्या, व्यापार और नगरों का विस्तार हुआ। यूरोप की जनसंख्या जो सन 1000 में लगभग 420 लाख थी, सन 1200 में लगभग 620 लाख हो गई, और सन 1300 में ये 730 लाख हो गई। बेहतर आहार का अर्थ लंबी जीवन अवधि था, यानी कि यहाँ पर जब कृषि में पैदावार बढ़ी है तो वैसे वैसे यहाँ पर इनका जो आहार है उसमें भी सुधार आया है, और यहाँ पर जो जीवन प्रत्याशा है उसमें भी यहाँ पर बढ़ोतरी देखी गई है। यानी कि एक औसत यूरोपीय व्यक्ति है जो है वो 8वीं सदी की तुलना में 10 वर्ष अधिक जीवन यापन कर रहा था। लेकिन महिलाओं की स्थिति जो थी, महिलाओं की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। यानी कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियों और बालिकाओं की जीवन अवधि छोटी होती थी, क्योंकि पुरुष बेहतर भोजन करते थे जबकि महिलाओं को उतने ज़्यादा बेहतर भोजन नहीं मिल पाता था। तो ये भी यहाँ पर एक कारण बताया गया है। आगे बताया गया है कि रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात उसके नगर उजाड़ और तबाह हो गए थे, लेकिन 11वीं सदी से जब कृषि का विस्तार हुआ है और वह अधिक जनसंख्या का भार सहने में सक्षम हुई है तो नगर फिर से बढ़ने लगे हैं। यहाँ पे वही सब कहानी है जो कहानी मैंने आपको बताई थी कि नगरों का विकास क्यों हुआ। जैसे बताया गया कि जिन कृषकों के पास अपनी आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न होता था उन्हें एक ऐसे स्थान की आवश्यकता महसूस हुई जहाँ पर वे अपना एक बिक्री केंद्र स्थापित कर सकें, जहाँ से वे अपने उपकरण और कपड़े खरीद सकें। तो इस ज़रूरत से मियादी हाट मेलों को बढ़ावा मिला और छोटे विपणन केंद्रों का विकास हुआ, जिनमें धीरे धीरे नगरों के लक्षण विकसित होने लगे। तो ऐसे करके नगर बनते गए हैं। तो देखिए, अब आप लोग क्या करेंगे, आपने हेडिंग डाल ली होगी घ चौथा वर्ग नए नगर और नगरवासी। तो यहाँ पर अब आपका 22वां पॉइंट आएगा, और 22वें पॉइंट में आप लिखेंगे, इसमें लिखेंगे आप यूरोप की जनसंख्या जो 1000 में सन 1000 में लगभग 420 लाख थी, बढ़कर 1200 में
लगभग 620 लाख, और 1300 में, सन 1300 में 730 लाख हो गई। ये आपने लिख लिया होगा। इसी में सब पॉइंट 22 का पहला सब पॉइंट, 11वीं सदी से जब कृषि का विस्तार हुआ और वह अधिक जनसंख्या का भार सहने में सक्षम हुई, तो नगर फिर से बढ़ने लगे। नगर फिर से बढ़ने लगे। यहां तक नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखिए, एक नगर तो ये थे जो कि इन कृषकों के द्वारा विकसित हुए थे। दूसरे प्रकार के नगर वो थे जो बड़े दुर्गों, बिस्कों की जागीरों और बड़े चर्चों के चारों तरफ विकसित हुए। तो दो प्रकार के नगर थे, यानी एक तो नगर वे नगर थे जो कि कृषकों के जो आर्थिक क्रियाकलापों की वजह से विकसित हुए, और दूसरे नगर वो थे जो कि चर्च के क्रियाकलापों की वजह से विकसित हुए, या फिर बिशप वगैरह की जागीर हैं, बड़े दुर्ग हैं, उनकी वजह से विकसित हुए। तो 22वां पॉइंट आपने लिख लिया, 22 का पहले का सब पॉइंट लिख लिया है आपने। अब यहां पर आपका 23वां पॉइंट आएगा। 23वें पॉइंट में आप लिखेंगे यहां पर, दूसरे स्थानों पर नगरों का विकास बड़े दुर्गों, बिस्पों की जागीरों और बड़े चर्चों के चारों तरफ होने लगा। तो आपका ये 23वां पॉइंट हो गया। अब आगे बताया गया कि नगर में लोग जो थे सेवा के स्थान पर उन लॉर्डों को जिनकी भूमि पर नगर बसे थे ये कर देने लगे। यहां पर ये परिवर्तन देखने को मिला, यानी अब ये सेवा नहीं देते थे, बल्कि जिन लॉर्डों की जमीन पर, जिन भूस्वामियों की जमीन पर नगरों का विकास हुआ, अब अपने लॉर्डों को अपनी सेवा के बदले ये कर देने लगे हैं। तो देखिए यहां पर 23 का सब पॉइंट आप लिख लेना, नगरों में लोग सेवा के स्थान पर उन लॉर्डों को जिनकी भूमि पर नगर बसे थे कर देने लगे। यहां तक बात स्पष्ट हो गई। देखिए 23 का सब पॉइंट मत करिए, 24वां पॉइंट कर लीजिए, या फिर चलिए 24वां पॉइंट ही कर लीजिए। वैसे मैं ये वाला पॉइंट जो था, ये वाला सब पॉइंट आपके 22 के सेकंड सब पॉइंट के रूप में लिखवाना चाह रहा था। अगर आपके पेज में जगह हो, गुंजाइश हो, तो आप इसको 22 का सब पॉइंट भी बना सकते हैं, 22 का सेकंड सब पॉइंट इसको बना सकते हैं। अब देखिए कुछ चीजें और थी, जैसे बताया गया है कि नगर की हवा स्वतंत्र बनाती है, ये एक प्रसिद्ध कहावत थी, और स्वतंत्र होने की इच्छा रखने वाले अनेक जो कृषिदास थे वो भागकर इन नगरों में छिप जाते थे। और यहाँ पर एक मतलब एक नियम बना हुआ था। नियम ये था कि अपने लॉर्ड की नजरों से अगर 1 वर्ष और 1 दिन तक वो अगर छिपने रहने में सफल रहते हैं तो कृषिदास एक स्वाधीन नागरिक बन जाता था। यानी मान लीजिए कोई सर्फ जो है वो अपने लॉर्ड की नज़र से भागकर किसी नगर में 1 साल और 1 दिन तक छुपा रहता है, तो उसके बाद वो स्वतंत्र हो जाता है। ये भी यहाँ पर नियम था। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि नगरों में रहने वाले जो अधिकतर व्यक्ति या तो स्वतंत्र कृषक थे या फिर भगोड़े कृषिदास जो कार्य की दृष्टि से अकुशल श्रमिक होते थे। यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पर अब आप लोग 24वां पॉइंट लिख लिया है। 24 का पहला सब पॉइंट आप लिखेंगे, अपने लॉर्ड की नजरों से 1 वर्ष, या फिर सॉरी यहां पर रुक जाइए, आप यहां पर 24वां पॉइंट लिखेंगे। 24 का पहला सब पॉइंट डी वाला लिखेंगे, नगरों में रहने वाले अधिकतर व्यक्ति या तो स्वतंत्र कृषक या भगोड़े कृषिदास थे जो कार्य की दृष्टि से अकुशल श्रमिक होते थे। यह आपका 24 का पहला सब पॉइंट हो गया। अब देखिए नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नोट करके यहां पर लिख लेंगे, अगर कृषिदास अपने लॉर्ड की नजरों से 1 वर्ष व 1 दिन तक छिपे रहने में सफल रहता था, 1 दिन यानी एक वर्ष व 1 दिन तक छिपे रहने में सफल रहता था, तो वह स्वाधीन नागरिक बन जाता था। यानी यदि जो आपका कृषिदास है वो लॉर्ड की नजरों से 1 वर्ष 1 दिन तक छिपे रहने में सफल रहता था, तो वह स्वाधीन नागरिक बन जाता था। ये नोट में आप लिख लेना। तो ऐसे करके आपको समझ में आ जाएगा जो कृषिदास से कृषिदास भागकर क्यों नगरों में छिप गए, तो उसका भागने का रीजन ये था। ये आपने नोट में लिख लिया होगा। तो 24 का सब पॉइंट नोट डाउन कर लिया है, नोट भी आपने लिख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां बताया गया कि बड़े नगरों की जनसंख्या लगभग 30,000 होती थी। यह कहा जा सकता है कि उन्होंने समाज में एक चौथा वर्ग बना लिया था। अब देखिए यहां पर अनेक प्रकार की श्रेणियां भी बनी, आर्थिक संस्थाएं भी बनी है जिनको श्रेणी या गिल्ड कहा जाता था, और प्रत्येक शिल्प या उद्योग एक श्रेणी के रूप में संगठित था। यह एक ऐसी संस्था थी जो उत्पाद की गुणवत्ता, उसके मूल्य
और बिक्री पर नियंत्रण रखती थी। यानी कि हर वर्ग की अपनी अपनी श्रेणियां बन गई थी। जैसे कपड़ों के जो व्यापारी हैं उनकी एक अलग श्रेणी है, खाद्यान्न के जो व्यापारी हैं उनकी एक अलग श्रेणी है, या फिर औजार बनाने वाले जो व्यापारी उनकी एक अलग श्रेणी है, गिल्ड बन गया है। ये सब चीज़ें यहाँ पर हो गई थी। यानी कि यहाँ पर जो भी श्रम है, श्रम का विभाजन हो गया था और उसी आधार पर उन्होंने अपनी विशिष्टता प्राप्त कर ली थी। तो यहाँ पर अब आप लोग 25वां पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे आर्थिक संस्था का आधार श्रेणी था। प्रत्येक शिल्प या उद्योग एक श्रेणी के रूप में संगठित था। इसी में सब पॉइंट, यह एक ऐसी संस्था थी जो उत्पाद की गुणवत्ता, उसके मूल्य और बिक्री पर नियंत्रण रखती थी। ये 25 का सब पॉइंट हो जाएगा। तो देखिए, श्रेणी जो होती थी उनकी सभाएं होती थी जिनमें ये लोग आपस में मिलते जुलते थे। तो ये भी बात भी यहां पे आगे बोली गई है। आगे बताया गया कि 11वीं सदी आते आते पश्चिम एशिया के साथ नवीन व्यापार मार्ग विकसित हो रहे थे। स्कैंडिनेवियाई के व्यापारी वस्त्र के बदले में फर और शिकारी बाज लेने के लिए उत्तरी सागर से दक्षिण की समुद्र यात्रा करते थे और अंग्रेज व्यापारी रांगा बेचने के लिए आते थे। 12वीं सदी तक फ्रांस में वाणिज्य और शिल्प विकसित होने लगा था। पहले दस्तकारों को एक मैनर से दूसरे मैनर में जाना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें एक स्थान पर बसना अधिक आसान लगा जहां पर वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके। और वो कौन सा स्थान था? वो था नगर, जहां पर ये सारी गतिविधि या सारे क्रियाकलाप संभव थे। तो ऐसे करके नगरों के विकास में इन सब चीज़ों ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्योंकि नगरों का विकास हुआ है तो बाहर से जो व्यापारी हैं वो भी नगरों में आए हैं, तो उन सब की बात यहां पर बताई गई है। अब देखिए, यहां पर आपकी अगली स्वतंत्र हेडिंग है ये, यानी अब आपकी घा सब पॉइंट के बाद वाली हेडिंग नहीं है, स्वतंत्र हेडिंग है कैथीड्रल नगर। या आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कैथीड्रल नगर। देखिए, जैसे जैसे आप लोग जानते हैं, जैसे जैसे लोग संपन्न होते जाते हैं तो वैसे वैसे उनके जो धार्मिक विश्वास होते हैं वो भी बढ़ते जाते हैं। यानी अधिकांश लोग जो होते हैं अपनी संपन्नता का श्रेय ईश्वर को देते हैं। और यही कारण है कि संपन्नता आने पर लोग अच्छा खासा दान या जो दान धर्म है या चढ़ावा वगैरह वो भी चढ़ाते हैं। तो चर्चों को दान देना अमीर व्यक्तियों द्वारा अपने धन को खर्च करने का एक तरीका था। 12वीं सदी से फ्रांस में कैथीड्रल कहलाने वाले बड़े चर्चों का निर्माण होने लगा है और ये मठों की संपत्ति पर थे। यानी ये कहाँ पर बनाए गए थे? मठों की संपत्ति पर बनाए गए थे। पर लोगों के विभिन्न समूहों ने अपने श्रम, वस्तुओं और धन से उनके निर्माण में सहयोग दिया था। कैथीड्रल जो होते थे वो पत्थर के बने होते थे और इन्हें पूरा करने में अनेक वर्ष का समय लगता था। जब उन्हें बनाया जा रहा था तो उसी समय कैथीड्रल के आसपास के क्षेत्र में अधिक बसावट होने लगी, यानी लोग आकर बसने लगे। और जब उनका निर्माण पूरा हो गया तो जहां पर कैथीड्रल बनाए गए थे तो वो स्थान तीर्थ स्थल बन गए। तो ऐसे करके आबादी वहां पर और ज्यादा बढ़ती गई। यानी कैथीड्रल नगर का मतलब है एक तीर्थ स्थल नगर। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, 25वां पॉइंट यहां पर लिखेंगे 12वीं सदी से फ्रांस में कैथीड्रल कहलाने वाले बड़े चर्चों का निर्माण होने लगा। इसी का पहला सब पॉइंट, यद्यपि वे मठों की संपत्ति थे पर लोगों के विभिन्न समूहों ने अपने श्रम, वस्तुओं और धन से उनके निर्माण में सहयोग दिया। यह आपका पहला सब पॉइंट है। 25 का सेकंड सब पॉइंट, कैथीड्रल पत्थर के बने होते थे और उन्हें पूरा करने में अनेक वर्ष लगते थे। इसी में थर्ड सब पॉइंट, जब उन्हें बनाया जा रहा था तो कैथीड्रल के आसपास का क्षेत्र और अधिक बस गया और जब उनका निर्माण पूर्ण हुआ तो वे स्थान तीर्थ स्थल बन गए। तो यहां तक बात आपको स्पष्ट हो गई होगी कि कैथीड्रल क्या है। कैथीड्रल नगर एक तीर्थ स्थल नगर के रूप में विकसित हुआ है। देखिए, यहां पर एक कैथीड्रल का चित्र भी है। तो ये जो है इंग्लैंड का कैथीड्रल है, सॉल्सबरी कैथीड्रल इंग्लैंड है। ठीक है, ये आपके सामने चित्र आप देख पा रहे हैं। आपकी अगली हेडिंग है 14वीं सदी का संकट। देखिए, आप लोगों ने अभी पढ़ा था कि 5वीं से लेकर 10वीं सदी के बीच में यूरोप की जो जलवायु थी काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी और काफ़ी ठंडी जलवायु होने की वजह से जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका विस्तार नहीं हो पाया है और फसल उत्पादन भी कम रहा है। लेकिन 11वीं सदी में आपने देखा कि 11वीं सदी में थोड़ी सी जलवायु में परिवर्तन हुआ है और यहाँ के मौसम में गर्माहट आई है। तो गर्माहट होने से एग्रीकल्चर लैंड का विस्तार हुआ है और पैदावार भी बढ़ गई है। 14वीं सदी में फिर से यहाँ पे जलवायु परिवर्तन देखा गया है और 14वीं सदी में जलवायु परिवर्तन हुआ है, उसमें फिर से वही दिक्कत हुई है। यानी अब यहाँ पर फिर से मौसम ठंडा होने लगा है। अब मौसम ठंडा होने की वजह से जो फसलों का वर्धन काल था वो कम हो गया। अब जब फसलों का वर्धन काल कम हो गया तो उनकी पैदावार भी कम होने लगी। अब लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन उत्पादन उतना हो नहीं पा रहा है।
तो परिणाम स्वरूप यहाँ पर अकाल पड़ने लगे हैं। तो ये सारी घटनाएं यहाँ पर घटित हुई हैं और इन घटनाओं का परिणाम ये निकल कर आया है कि जो इनका आर्थिक विकास या आर्थिक क्रियाकलाप हैं उन पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, तो उनमें भी मंदी देखी गई है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो यहाँ पर अब आप लोग क्या करेंगे, 26वां पॉइंट डालेंगे। इसमें लिखेंगे 14वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप का आर्थिक विस्तार धीमा पड़ गया। ऐसा 3 कारकों की वजह से हुआ। अब देखिए पहला कारक जो है वो पहला मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, फिर मैं लिखवाऊंगा। देखिए उत्तरी यूरोप में 13वीं सदी के अंत तक पिछले 300 वर्षों की तेज ग्रीष्म ऋतु का स्थान तीव्र ठंडी जो है ग्रीष्म ऋतु ने ले लिया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से पैदावार में दिक्कत आई, पैदावार कम होने लगी। साथ ही साथ जो तूफान और सागरी बाढ़ हैं ये भी बढ़ गए। तो तूफानों और सागरी बाढ़ों ने अनेक फार्म प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को करों द्वारा कम आमदनी हुई। एक तो कारण ये भी रहा। साथ ही साथ जब जलवायु परिवर्तन हुआ तो जब फसलों का पैदावार नहीं होगी तो यहाँ पर चारे की पैदावार भी नहीं होगी, तो चरागाह भी कम हो गए। तो चरागाहों की कमी की वजह से फसलों की संख्या में कमी आ गई। जनसंख्या पहले से काफ़ी ज़्यादा थी तो उपलब्ध संसाधन कम पड़ गए, परिणामस्वरूप अकाल पड़े। और 1315 और 1317 के बीच यूरोप में भयंकर अकाल पड़े, जिससे अनगिनत पशुओं की मौत हुई और अनगिनत लोग भी मारे गए। तो यहाँ पर अब आप लोग क्या करेंगे, 26 का ए सब पॉइंट, देखिए ध्यान देना 26 का ए सब पॉइंट, क्योंकि हमें 3 कारक लिखने हैं। पहला कारक आपका ए कारक है, ठीक है। 26 का ए सब पॉइंट यानी ए कारक है ये। इसमें लिखेंगे उत्तरी यूरोप में 13वीं सदी के अंत तक ग्रीष्म ऋतु का स्थान तीव्र ठंडी ग्रीष्म ऋतु ने ले लिया। यानी कि उत्तरी यूरोप में 13वीं सदी के अंत तक तेज ग्रीष्म ऋतु का स्थान तीव्र ठंडी ग्रीष्म ऋतु ने ले लिया। और इसको आप अंडरलाइन कर देना, यानी ऐसे आप इस तरह से लिखेंगे कि जैसे लगे कि हेडिंग है, एक सब हेडिंग है, हेडिंग के अंदर एक सब हेडिंग चल रही है, ठीक है। तो आपने लिख लिया होगा। अब इसका परिणाम क्या हुआ, पैदावार तो कम हुई। तो यहां पर इसका पहला परिणाम ये हुआ है, यहां पर पहला परिणाम ये हुआ है इसमें सब पॉइंट, यानी कि अब ए के अंदर इसका पहला सब पॉइंट आएगा। इसमें लिखेंगे आप पहला सब पॉइंट, तूफानों और सागरी बाढ़ों ने अनेक फार्म प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को करों द्वारा कम आमदनी हुई। इसके अलावा यहां पर आप लिखेंगे सेकंड सब पॉइंट, फसलों की कम पैदावार हुई। ये फसलों की कम पैदावार हुई। थर्ड सब पॉइंट, चरागाहों की कमी के कारण पशुओं की संख्या में कमी आई। चरागाहों की कमी के कारण पशुओं की संख्या में कमी आई। इसी में चौथा सब पॉइंट, 1315 और 1317 के बीच यूरोप में भयंकर अकाल पड़े। तो यहां तक बात स्पष्ट हो गई होगी कि जो जलवायु परिवर्तन हुआ है, जलवायु परिवर्तन से क्या क्या प्रभाव पड़ा है। एक तो जो राजस्व है, राजस्व में कमी आई है। दूसरी बात, फसलों की जो पैदावार है वो भी कम हो गई है। चरागाहों की संख्या भी कम हो गई है, क्योंकि चारा भी कम उगने लगा है, तो चरागाहों की संख्या कम हो गई है। चूंकि लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, लोगों ने अपने पशुओं को भी काफ़ी ज़्यादा पाला हुआ है, उनके लिए चारे की जरूरत तो है ही है। अब चारा मिल नहीं रहा है, तो ऐसी कंडीशन में पशु भी मर रहे हैं और पशुओं पर जो परिवार डिपेंड थे वो भी अकाल के साए में गिरते जा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हुई। तो परिणाम स्वरूप यहाँ पर आप देख रहे हैं 1315 और 1317 के बीच यूरोप में भयंकर अकाल पड़े हैं। अब देखिए आपने यहाँ पर ए कारक और ए कारक से संबंधित इसके जो आपके 4 सब पॉइंट हैं वो यहाँ पर नोट डाउन कर लिए हैं। अब इसके बाद आपका बी सब कारक आएगा। इसमें अब आपका लिखेंगे बी सब कारक, आपका ये है बी सब कारक, ठीक है। ऑस्ट्रिया और सर्बिया की चांदी की खानों के उत्पादन में कमी के कारण धातु मुद्रा में भारी कमी आई, जिससे व्यापार प्रभावित हुआ। यानी ऑस्ट्रिया और सर्बिया की चांदी की खानों के उत्पादन में कमी के कारण धातु मुद्रा में कमी आई, जिससे व्यापार प्रभावित हुआ। और इस वजह से यहाँ बताया गया इसके कारण सरकार को मुद्रा में चांदी की शुद्धता को घटाना पड़ा
और उसमें सस्ती धातुओं का मिश्रण करना पड़ा। ये बताया गया है कि सरकार ने संकट से बचने के लिए सस्ती धातुओं का प्रचलन किया है। इसी में एक घटना और हुई है, तीसरी घटना यहाँ पर ये हुई है। देखिए यहाँ पर जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसे नगरों का विकास हुआ तो नगरों के विकास की वजह से बाहर के जो व्यापारी हैं उन नगरों की ओर उन्मुख हुए हैं, आकर्षित हुए हैं। अब जब बाहर देश के व्यापारी इन नगरों की ओर आए हैं, अपने जहाज़ों से आए हैं, तो इन जहाज़ों के साथ चूहे भी आए हैं। और जब ये चूहे इन नई जगह पर आए हैं तो चूहों से यहाँ पर ब्यूबोनिक प्लेग फैली है। और ब्यूबोनिक प्लेग की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। जैसे आज के इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि लगभग 20% आबादी और कई कई स्थानों पर 40% तक आबादी साफ हो गई। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। तो यहाँ पर अब आप लोग सी सब पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, सी सब कारक इसमें लिखेंगे ब्यूबोनिक प्लेग महामारी का संक्रमण। ब्यूबोनिक प्लेग महामारी का संक्रमण, ये आपका सी वाली सब हेडिंग आप बनाएंगे, ब्यूबोनिक प्लेग महामारी का संक्रमण। तो इसी में आप पहला सब पॉइंट 12वीं व 13वीं सदी में दूर देशों से व्यापार करने वाले पोत यूरोपीय तटों पर, यानी ऐसे लिख लेना 12वीं व 13वीं सदी में दूर देशों से व्यापार करने वाले पोतों के साथ साथ चूहे आए, पोतों के साथ साथ चूहे आए, जिससे प्लेग जैसी महामारी फैल गई और परिणाम स्वरूप यानी कि ब्रैकेट में लिखना आधुनिक आकलन के आधार पर ब्रैकेट क्लोज, यूरोप की आबादी का करीब 20% भाग इसमें काल कवलित हो गया। काल कवलित मतलब मर गया, काल कवलित का मतलब होता है मरना। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि तीसरा वाला जो कारक है वो है प्लेग, ब्यूबोनिक प्लेग। और ये प्लेग फैली कैसे है, इसके फैलने के लिए जिम्मेदार कौन है? इसके फैलने के लिए जिम्मेदार है बाहरी व्यापारी, जो कि यहाँ पर अपने व्यापार के लिए जहाज लेकर आए थे और उन जहाज़ों के साथ यहाँ पर चूहे भी आए हैं। तो यहाँ पर आपने तीसरा कारक देख लिया है। यहाँ तक बात स्पष्ट हो गई होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ चीज़ें और हैं। अब जैसे बताया गया कि प्लेग के पश्चात 1360 और 1370 में प्लेग की अपेक्षाकृत छोटी घटना हुई और यूरोप की जनसंख्या सन 1300 में 730 लाख से घटकर सन 1400 में 450 लाख हो गई। ये आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा परिवर्तन देखा गया है यहाँ पर। इस विनाशहीनता के साथ साथ आर्थिक मंदी के जुड़ने से व्यापक सामाजिक विस्थापन भी हुआ। जनसंख्या में ह्रास के कारण मजदूरों की संख्या में अत्यधिक कमी आई और जब मजदूरों की संख्या में कमी आई तो जो कृषि के लिए जो मजदूर चाहिए थे उनकी कीमतें बढ़ने लगी। परिणाम स्वरूप कृषि की जो पैदावार है, कृषि की जो उपज है, उसकी कीमतें बढ़ने लगी। यानी प्लेग के बाद इंग्लैंड में मजदूरों, विशेषकर कृषि मजदूरों की भारी मांग के कारण मजदूरों की दरों में 250% तक की वृद्धि यहाँ पर देखी गई। तो यहाँ पर अब आप लोग क्या करेंगे, देखिए आपने यहाँ पर पहला सब पॉइंट लिखा है, यानी जो आपका सी वाला पॉइंट है ब्यूबोनिक प्लेग वाला, इसका पहला सब पॉइंट आपने लिखा है। अब इसी में आप सेकंड सब पॉइंट इसका लिखेंगे, यानी सी वाला जो आपकी सब हेडिंग चल रही है ब्यूबोनिक प्लेग वाली, ठीक है, इसी में ही आपकी सेकंड सब पॉइंट लिखेंगे। यहां पर आप लिखेंगे इस विनाश लीला के साथ 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 आर्थिक मंदी के जुड़ने से व्यापक सामाजिक विस्थापन हुआ। जनसंख्या में ह्रास के कारण मजदूरों की संख्या में अत्यधिक कमी आई। या फिर आप ये मत लिखना, ये लाइन आप हटा दो, ये हटा दो, विस्थापन ही ऐड कर दो केवल। ठीक है, इसके बाद में थर्ड वाला जो आप लिखेंगे ये वाली, यानी कि सी सब हेडिंग की आपका सी सब हेडिंग के थर्ड सब पॉइंट, प्लेग के बाद इंग्लैंड में मजदूरों, विशेषकर कृषि मजदूरों की भारी मांग के कारण मजदूरी की दरों में 250% तक की वृद्धि हुई। ठीक है, तो ऐसे समझ जाएंगे जब मजदूरी में 250% तक की वृद्धि हो गई है तो जो पैदावार हो रही है अब उसका भी मूल्य बढ़ जाएगा। तो यहां तक आपने ये चीजें स्पष्ट करनी है। अब आपकी अगली हेडिंग है सामाजिक असंतोष। देखिए जैसा कि आपने अभी 14वीं सदी का संकट पढ़ा है, 14वीं सदी के संकट में एक संकट तो ये था जलवायु परिवर्तन
और जलवायु परिवर्तन की वजह से उत्पादन जो है वो कम हुआ है। उत्पादन कम होने की वजह से अकाल पड़े हैं और भारी संख्या में लोग मारे गए हैं। दूसरा कारण आपने वहाँ पर ये भी मेजर कारण देखा था कि जो बाहर से जहाज आए हैं उसकी वजह से उनके साथ चूहे भी आए हैं और चूहों के आने से वहाँ पर ब्यूबोनिक प्लेग फैला है, जिससे लगभग वहाँ की 20 से लेकर 40% आबादी नष्ट हो गई है। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरे जगहों पर चले गए हैं, तो ऐसे करके भारी मात्रा में पलायन भी हुआ है। पलायन होने से वहाँ पर मजदूरों की भारी किल्लत हो गई है और जो मजदूर भी बचे हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो इतनी ज़्यादा डिमांड होने की वजह से मजदूरी की जो दरें हैं ये बढ़ने लगी हैं। मजदूरी की दरें बढ़ने तथा कृषि संबंधी मूल्यों की गिरावट ने अभिजात वर्ग की आमदनी को घटा दिया और ऐसे में निराशा में उन्होंने पुरानी मजदूरी सेवा को फिर से प्रचलित कर दिया। पुरानी मजदूरी सेवा का मतलब समझ रहे हैं? देखिए, पहले के समय में जब मुद्रा का चलन नहीं था तो पहले जो कृषक होते थे वो अपने लॉर्ड के यहाँ अपनी फिजिकल सेवाएं देते थे, जैसे उसके खेतों में काम करना, उसके घर का काम निपटाना, ये सारा काम करते थे बेगार के रूप में, यानी इसके लिए उन्हें कोई धनराशि या किसी प्रकार का कोई अन्य लाभ नहीं दिया जाता था। अब लॉर्ड यही चाह रहे हैं कि भाई आप पुरानी वाली स्थिति है उसी स्थिति में आ जाओ, हमें चाहिए भी नहीं पैसा, आप हमारे यहाँ आके काम करो। लेकिन तब तक यहाँ पर कुछ पढ़े लिखे लोग भी आ गए हैं, पढ़े लिखे समृद्ध किसान भी हो गए हैं, तो उन लोगों ने इस बात का विरोध किया है, हिंसक विरोध किया है। तो हिंसक विरोध होने से आप देख रहे हैं 1323 में कृषकों ने फ्लैंडर्स में, 1358 में फ्रांस में और 1381 में इंग्लैंड में विद्रोह हुए हैं। हालांकि इन विद्रोहों को क्रूरतापूर्वक दमन कर दिया गया है, लेकिन फिर भी तीव्र दमन होने के पश्चात भी जो पुरानी वाली जो व्यवस्था थी, सामंती प्रणाली पुरानी वाली थी, वो इन पर लादी नहीं जा सकी है। तो ये बात यहाँ पर निकल कर आई है। अब देखिए, आप लोग 27वां पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे मजदूरी की दरें बढ़ने तथा कृषि संबंधी मूल्यों की गिरावट ने अभिजात वर्ग की आमदनी को घटा दिया। निराशा में उन्होंने पुरानी मजदूरी सेवाओं को फिर से प्रचलित कर दिया। इसी का पहला सब पॉइंट, इसका कृषकों, विशेषकर पढ़े लिखे और समृद्ध कृषकों द्वारा हिंसक विरोध किया गया। इसका सेकंड सब पॉइंट, 1323 में कृषकों ने फ्लैंडर्स में, 1358 में फ्रांस में और 1381 में इंग्लैंड में विद्रोह किए। इसी में थर्ड सब पॉइंट, यद्यपि इन विद्रोहों का क्रूरतापूर्वक दमन कर दिया गया, विराम, तीव्र दमन के बावजूद कृषक विद्रोहों की तीव्रता ने यह सुनिश्चित कर दिया कि पुराने सामंती रिश्तों को पुनः लादा नहीं जा सकता है। अर्थात जो धन अर्थव्यवस्था है वो काफी अधिक विकसित थी, उसे पलटा नहीं जा सकता था। तो आपने यहाँ पर 27 का तीसरा सब पॉइंट जहां तक मैंने बताया है, लादा नहीं जा सकता, ये ऐड करके फिर उसमें ये आपका पूरा हो जाएगा। सामाजिक असंतोष क्यों हुआ, सामाजिक असंतोष कैसे विद्रोह हुआ, हिंसक विद्रोह हुआ और कैसे उसे दबाया गया है, तो ये आपने यहाँ पर देख लिया है। अब देखिए 11वीं से 14वीं सदी का जो घटनाक्रम है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। कृषकों का विद्रोह का हुआ 1381 में हुआ, वो बताया गया है यहाँ पर। ये सारी चीजें आप ऊपर देख चुके हैं, लिख भी चुके हैं। जो कालक्रम है, देखिए कालक्रम यहाँ से ले लीजिए और जो मैंने हेडिंगें लिखवाई हैं उनमें ये कालक्रम भी ऐड कर दीजिए, ताकि आपको एक्यूरेट पता चल जाए कब कब ये विद्रोह हुए हैं। हालांकि ऊपर तो कालक्रम नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप ऊपर ही उसमें लिख लेना ये। अब आपकी अंतिम हेडिंग है राजनीतिक परिवर्तन, यानी इन सबसे राजनीतिक परिवर्तन क्या क्या आया, ये सारा जो घटनाक्रम घटित हुआ है इससे क्या राजनीति में परिवर्तन आया वो हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर बताया गया कि 15वीं और 16वीं सदियों में यूरोपीय शासकों ने अपनी सैनिक और वित्तीय शक्ति को बढ़ाया है। इसी कारण इतिहासकार इन राजाओं को नए शासक कहने लगे हैं, यानी इन्होंने जब अपनी सैनिक शक्तियां बढ़ाई हैं तो इतिहासकारों ने इन्हें नए शासक की संज्ञा दी है। फ्रांस में लुई 11 में, ऑस्ट्रिया में मैक्समिलन, इंग्लैंड में हेनरी सप्तम और स्पेन में इसाबेला और फर्डिनेंड निरंकुश शासक थे। निरंकुश का मतलब जिनके ऊपर किसी का कोई अंकुश ना हो, उसे निरंकुश बोला जाता है। जिन्होंने संगठित स्थायी सेनाओं की प्रक्रिया, एक स्थायी नौकरशाही और राष्ट्रीय कर प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। तो ऐसे करके यहाँ पर एक नए शासक वर्ग का उदय हुआ है। तो यहाँ पर अब आप लोग क्या करेंगे, 28वां पॉइंट लिखेंगे। इसमें लिखेंगे 15वीं और 16वीं सदियों में यूरोपीय शासकों ने अपनी सैनिक एवं वित्तीय शक्ति को बढ़ाया। इसी में सब पॉइंट, इसी कारण इतिहासकार इन राजाओं को नए शासक कहने लगे। तो आपका ये 28 का पहला सब पॉइंट हो जाएगा। 28 का सेकंड सब पॉइंट में आप जो शासकों के नाम यहाँ बताए गए, फ्रांस में कौन हुआ है, ऑस्ट्रिया में कौन हुआ है, इंग्लैंड में कौन हुआ है, स्पेन में कौन हुआ है, उनके नाम आपको लिखने हैं। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नोट डाउन कर लीजिए।
तो ऐसे करके आपको राजनीतिक परिवर्तन जो है इसमें पूरा समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ कुछ चीजें और बताई गई हैं कि जागीरदारी और सामंतशाही वाली सामंत प्रथा के विलयन और आर्थिक विकास की धीमी गति ने इन शासकों को प्रभावशाली और सामान्य जनों पर अपने नियंत्रण को बढ़ाने का पहला मौका दिया। यानी जागीरदारी प्रथा थी और सामंतशाही प्रथा थी, दोनों प्रथाएं जब विलयन हो गई हैं, दोनों को मिला दिया गया है, तो ऐसे करके ये लोग सामान्य जनों पर अच्छा खासा नियंत्रण रख पाए हैं। शासकों ने सामंतों से अपनी सेना के लिए कर लेना बंद कर दिया और उसके स्थान पर बंदूकों और कड़ी तोपों से सुसज्जित प्रशिक्षित सेना बनाई जो पूर्ण रूप से उनके अधीन थी। यानी पहले के समय में यह था कि जो इनके सामंत होते थे वो जरूरत पड़ने पर राजा को अपने यहाँ से नाइट भेजते थे, यानी योद्धा भेजते थे। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, सिस्टम बदल गया है। इन लोगों ने अब ये किया कि प्रॉपर आर्मी रखी है और वो आर्मी किराए पर नहीं ली जाती, भाड़े पर नहीं ली जाती है, बल्कि परमानेंट है। परमानेंट उसे राजा के दुर्ग में ही रहना है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट अब आप लोग लिखेंगे, यानी कि आपका थर्ड सब पॉइंट हो जाएगा। ये आपका थर्ड सब पॉइंट है। शासकों ने सामंतों से अपनी सेना के लिए कर लेना बंद कर दिया और उसके स्थान पर बंदूकों और कड़ी और बड़ी तोपों से सुसज्जित प्रशिक्षित सेना बनाई जो पूर्ण रूप से उनके अधीन थी। यह आपने यहां पर 28 का तीसरा सब पॉइंट यहां पर लिख लिया होगा। अब देखिए इस बात का ऐसा नहीं है विरोध नहीं किया, इस बात का अभिजात वर्ग ने फिर से विरोध किया है। अभिजात वर्ग का विरोध राजाओं की गोली की शक्ति प्रदर्शन के समक्ष टुकड़े टुकड़े हो गया। अभिजात वर्ग ने विरोध इसलिए किया क्योंकि अभिजात वर्ग की शक्ति यहां पर विनाश हो गई है। अब यहां पर राजा केंद्र में आ गया है और राजा ने डायरेक्ट अपने संबंध अपनी प्रजा से स्थापित कर लिए हैं। बीच में सामंत वाला जो वर्ग था उसको बिल्कुल नीचे दबा दिया है। अब सामंत वर्ग था भी, जो सामंत वर्ग बचा भी था उसको प्रशासनिक कार्यों में शामिल कर लिया है। तो वो चीजें यहां पे बताई गई हैं। अब जैसे बताया गया है यहां पर करों को बढ़ाने से शासकों को पर्याप्त राजस्व प्राप्त हुआ जिससे वे पहले से बड़ी सेनाएं रख सकते थे। राजसत्ता के विरुद्ध हुए विरोधों का एक समान मुद्रा कराधान था। इंग्लैंड में विद्रोह हुए जिनका 1497, 1536, 47, 49 और 1553 में दमन कर दिया गया। फ्रांस में लुई 11वें को ड्यूक लोगों और राजकुमारों के विरुद्ध एक लंबा संघर्ष करना पड़ा है, ये बताया गया है। 16वीं सदी में फ्रांस में होने वाले धर्म युद्ध कुछ हद तक शाही सुविधाओं और क्षेत्रीय स्वायत्ता के बीच संघर्ष भी हुए थे। ये सारी चीजें यहां पर बताई गई हैं। आगे देखिए अभिजात वर्ग की स्थिति क्या थी, क्योंकि पहले तो अभिजात वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अभिजात वर्ग सामंत या लॉर्ड के फॉर्म में था। अब अभिजात वर्ग ने अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए नई शासन व्यवस्था के विरोधी रहने के स्थान पर उन्होंने जल्दी ही अपने को राजभक्तों में बदल दिया। राजभक्तों का मतलब क्या, राजा के भक्त बन गए। भाई राजा का अनुनय विनय बना रहेगा तो हमें कोई प्रशासकीय पद हमें पकड़ा देंगे, ऐसे हमारा जीवन कट जाएगा। तो ये किया है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रशासनिक सेवाओं में स्थायी स्थान दिए गए, परंतु नई शासन व्यवस्था कई महत्वपूर्ण तरीकों में अलग भी थी। ये यहां पर बोला गया है। तो देखिए यहां पर अब आप लोग 29वां पॉइंट लिखेंगे। इसमें लिखेंगे अभिजात वर्ग ने अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए नई शासन व्यवस्था के विरोधी रहने के स्थान पर उन्होंने जल्द ही अपने को राजभक्तों में बदल लिया। इसी में सब पॉइंट, पहला सब पॉइंट, उन्हें प्रशासनिक सेवाओं में स्थायी स्थान दिए गए। तो ऐसे करके समझ में आ जाएगा कि अभिजात वर्ग ने जो विरोध किया था वो कैसे तोड़ा गया है और अभिजात वर्गों को कैसे शामिल किया गया है। अब देखिए बोला गया है शासक अब उस पिरामिड के शिखर पर नहीं था जहां राजभक्ति, विश्वास और आपसी निर्भरता पर टिकी थी। यानी कि यहां पर अब बोला गया है कि शासक अब उस पिरामिड के शिखर पर नहीं है जब राजभक्ति, विश्वास और आपसी निर्भरता का मतलब क्या था, पहले राजा सामंत पर डिपेंड था, सामंत कृषक पर डिपेंड था। अब ऐसा नहीं है। वह अब व्यापक दरबारी समाज और आश्रयदाता और अनुयायी तंत्र का केंद्र बिंदु था। नहीं, आश्रयदाता का मतलब क्या, राजा आश्रयदाता है और अनुयायी कौन है, प्रजाजन उसके अनुयायी हैं। तो इसके तंत्र पर यह कायम हो गया। सभी राजतंत्र चाहे वे कितने भी कमजोर या शक्तिशाली हों, उन व्यक्तियों का सहयोग चाहते हैं जिनके पास सत्ता हो। धन इस प्रकार के सहयोग को सुनिश्चित करने का साधन बन गया। अब देखिए यहां पर अब क्या देखेंगे कि यहां पर एक इनके जो प्रशासकीय वर्ग है, प्रशासकीय वर्ग में जो संपन्न कृषक थे, जो व्यापारी थे, वो भी शामिल होने लगे। क्योंकि अब सामंत वाले लोग तो भाई कम पड़ गए, अभिजात वर्ग वाले लोग तो प्रशासकीय कार्य में मजबूरी है उनकी। अब सामंत प्रथा लगभग खत्म होने लगी है। और इसी समय में आप देखेंगे जो संपन्न किसान थे जिन्होंने बहुत ज्यादा धन अर्जित कर लिया था, वो भी ये चाहते थे कैसे भी करके हमारी राजकीय प्रशासन में पैंठ बन जाए। तो धन इस प्रकार के सहयोग को सुनिश्चित करने का साधन बन गया। समर्थन धन के माध्यम से दिया या प्राप्त किया जा सकता था। इसलिए धन गैर अभिजात वर्गों जैसे व्यापारियों और साहूकारों के लिए
दरबार में प्रवेश करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, 30वां पॉइंट लिखेंगे। 30वें पॉइंट में लिखेंगे धन गैर अभिजात वर्गों जैसे व्यापारियों और साहूकारों के लिए दरबार में प्रवेश करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया। यानी ये लोग क्या करते थे, ये जो संपन्न लोग थे अपने राजाओं को उधार देते थे, धन उधार देते थे। इसका उपयोग राजा सैनिकों को वेतन देने के लिए करते थे और शासकों ने इस प्रकार राज व्यवस्था में गैर सामंती तत्वों के लिए स्थान बना दिया, क्योंकि ये लोग गैर सामंती लोग थे, सामंती लोग नहीं थे बल्कि गैर सामंती लोग थे। तो ये भी यहां पर हुआ है। अब देखिए बोला गया 1614 में बालक शासक लुई 13वें के शासनकाल में फ्रांस की परामर्शदात्री सभा, जिसे एस्टेट्स जनरल कहते थे, इसके 3 सदस्य से जो 3 वर्गों पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग तथा अन्य का प्रतिनिधित्व करते थे, इनका एक अधिवेशन हुआ। और बोला गया कि इसके बाद फिर ये अधिवेशन नहीं बुलाया गया, क्योंकि राजा 3 वर्गों के साथ अपनी शक्ति बांटना नहीं चाहते थे। यानी कहने का मतलब ये कि राजा ही अब केंद्र बिंदु बन गया, शक्ति का भी और जो प्रशासकीय नियंत्रण है उसका भी। राजा ही यही चाहता है कि भाई लोग हमें जाने, मीडिएटर को ना जाने, केवल राजा को जाने, राजा ही सारे काम हैंडल करे। तो ऐसे करके यहां पर एक कहानी साझा की गई है, लिखना नहीं है ये। देखिए यहां पर कुछ बातों का जिक्र और किया गया है और ये बातें आपके लिए जी के या जीएस के मतलब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी जो पार्लियामेंट वाली पद्धति है वो कहाँ से निकल कर आई है, वो इस बात को यहाँ पर बताया गया है। बताया गया कि नॉर्मन विजय से भी पहले जो एंग्लो सैक्सन, यानी एंग्लो सैक्सन जो इंग्लैंड पर शासन कर रहे थे, तो एंग्लो सैक्सन लोगों की एक महान परिषद होती थी और कोई भी कर लगाने से पहले राजा को इस परिषद की सलाह लेनी पड़ती थी। यह आगे चलकर पार्लियामेंट के रूप में विकसित हुई, जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसके सदस्य लॉर्ड और पादरी थे, हाउस ऑफ कॉमन्स जो नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे, ये शामिल थे। अब एक बार क्या हुआ, एक बार राजा चार्ल्स प्रथम ने लगभग 11 वर्षों तक ये पार्लियामेंट नहीं बुलाई है और लगातार शासन करते रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या है कि इन्हें धन की आवश्यकता पड़ी है। जब धन की आवश्यकता पड़ी है तो मजबूरी में इन्होंने पार्लियामेंट बुलाई है। तो पार्लियामेंट में जो लोग हैं वो इनके अंगेस्ट हो गए हैं, यानी इसके जो सदस्य हैं वो इसके अंगेस्ट हो गए हैं और राजा को प्राणदंड दे दिया है। और ऐसे करके गणतंत्र की स्थापना की गई है। हालांकि ये गणतंत्र ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया है, फिर से राजतंत्र स्थापित हो गया है। लेकिन हाँ, पार्लियामेंट के रूप में जो पार्लियामेंट की कार्यवाहियां हैं वो निश्चित रूप से इनके व्यवहार में शामिल की गई हैं। इस बात का यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो देखिए ये लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल जिक्र है। तो चाहे तो आप नोट के रूप में लिखना चाहें तो लिख सकें कि नॉर्मन विजय से भी पहले एंग्लो सैक्सन लोगों की एक महान परिषद होती थी और कोई भी कर लगाने से पहले राजा को इस परिषद की सलाह लेनी पड़ती थी। तो आगे आप समझ जाएंगे, इसमें 2 हाउस हुए, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। तो ये नोट हो गया आपका ये। तो इसी में अगर आगे लिखना चाहें तो आप यहां से लेकर यहां तक नोट 2 को लिख सकते हैं कि यह आगे चलकर पार्लियामेंट के रूप में विकसित हुई, जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स जिसके सदस्य लॉर्ड और पादरी व हाउस ऑफ कॉमन्स जो नगरों व ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे शामिल थे। तो ये आपका नोट हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये अध्याय समाप्त हो जाता है। देखिए आप में से कई सारे बच्चे या कई सारे अभ्यर्थी मुझे कमेंट करते हैं कि सर नोट्स काफ़ी लंबे बन रहे हैं, इतना कैसे पढ़ा जाएगा। तो पहली बात तो एक बात आप जान लीजिए, आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको कभी टाइम मिले, मौका मिले तो विकास सर का वीडियो सुनिए। विकास सर ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई आईएएस के सिलेबस में आप चंद नोट्स से या चंद पतली पतली किताबों से पढ़कर आप आईएएस कभी नहीं बन सकते हैं। ये स्पष्ट बात है, क्योंकि आईएएस के एग्जाम में दिनों दिन जितनी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ती जा रही है उतना ज़्यादा आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो नोट्स बनाने से या फिर लेखन करने से बिल्कुल भी हिचकिचाइए मत, क्योंकि ये बहुत उपयोगी है और आगे आपको काम आने वाला है। हाँ, इसका एक विकल्प हो सकता है और वो विकल्प मैं दे रहा हूँ। जैसे कई बच्चे ये कहते हैं कि सर आप जो चीज़ें अपने पीडीएफ में हाईलाइट करते हैं वही चीज़ें हम अपनी किताब में अगर हाईलाइट कर लें तो कैसा रहेगा। देखिए बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन हाँ दिक्कत ये है, मैं कई पैराग्राफ में आपने देखा होगा अलग अलग कलर से हाईलाइट करता हूँ लाइनें। उसका रीजन ये है कि ताकि मुझे याद बना रहे कि कौन सी लाइन मुझे लिखवानी है, कौन सी लाइन मुझे छोड़नी है, केवल समझानी है। तो आप लोग अगर अपनी किताब में हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप एक काम किया कीजिए, आप लोग वही लाइन हाईलाइट किया कीजिए जो लाइन मैं पॉइंट के रूप में लिखवा रहा हूँ। अन्य लाइनें आप हाईलाइट मत कीजिए और बाकायदा उसके आगे पॉइंट नंबर डाल दीजिए कि सर ने ये वाली लाइन लिखवाई है और ये लाइन मुझे केवल हाईलाइट करनी है। तो ऐसे करके अगर आप नोट्स नहीं भी बनाएंगे तो आप अपनी किताब से नोट्स के फॉर्म में पढ़ पाएंगे। तो ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि आपको मेरी पीडीएफ देखकर, यानी मैंने पीडीएफ में जो जो चीज़ें हाईलाइट की हैं वो पूरा हाईलाइट नहीं करना है, केवल जो लाइन मैं लिखवा रहा हूँ वही लाइन आप हाईलाइट कर लीजिए तो आपका काम चल सकता है। हालांकि विकल्प है, ये सॉल्यूशन नहीं है। मैं तो आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा, अपना लेखन का अभ्यास करें। अगर आपको सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सेवा परीक्षा देनी है, तो लेखन का अभ्यास आपका जरूर होना चाहिए।
तो आई होप आपको मेरी ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो आज का वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।